वाली वीडियो में हमारे साथ जितने भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं, हमने उनके लिए एलटी की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो शेयर की थी, ताकि आपको पता हो आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको कौन सी चीजें जाननी चाहिए। आज हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये पीडीएफ वो है जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2024 में जो आया था आपका, ठीक है। उसमें आपका यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि सिलेबस का पैटर्न क्या हो गया है, 50+50। 50 में आपका क्या है, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, और 50 का क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो पार्ट 1 है अगेन डिवाइडेड है पार्ट 1A एंड पार्ट 1B। पार्ट 1A में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एकेडमिक एप्टीट्यूड सेक्शन है, टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं। और फिर पार्ट 1B की बात करेंगे तो पार्ट 1B में आपको देखने को मिलेगी रीजनिंग और यहाँ पर जीके। इस सभी को हमने आपका टॉपिक वाइज डिवाइड करके बायलिंगुअल कर दिया है, क्योंकि ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया वो इंग्लिश में दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी इसको हिंदी में भी टॉपिक्स बता दीजिए। तो यहाँ हमने ये पीडीएफ जो है तैयार कर दी है। सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी के लिए, और इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो है शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पार्ट 1A को देखेंगे। एकेडमिक एप्टीट्यूड सेक्शन है, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, आपको पार्ट 1 तो 50 मार्क्स का करना ही है, जिसमें से आपका जो एकेडमिक एप्टीट्यूड है वो आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। चलिए इसको चेक करेंगे। तो पहला है आपका एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी यहाँ पर आपको शिक्षा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा और मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षा क्या है, इसका उत्पत्ति शब्द की कहाँ से हुई है। फिर आपको ये देखना है कि एजुकेशन को हम और किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कौन कौन से अलग अलग आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने अपनी क्या क्या डेफिनेशन दी है शिक्षा को लेकर, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फिलॉसफी यानी दर्शन को समझेंगे, दर्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, दर्शन के तत्व क्या होते हैं, इन सबको हमें पढ़ना है। और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पर हमें पढ़ना है, कैसे शिक्षा फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड कर रही है और कैसे जो फिलॉसफी यानी दर्शन है वो शिक्षा के ऊपर निर्भर कर रहा है। क्यों हम कहते हैं कि शिक्षा जो है वो दर्शन का डायनेमिक साइड है, ठीक है, क्यों कहते हैं हम, उसका गत्यात्मक पक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन मैंने आपको यहाँ पे 2-3 टॉपिक एक साथ ही समझा दिए, शिक्षा और दर्शन आपको देखना है, इन दोनों के बीच का संबंध आपको देखना है। अलग अलग जो आपकी फिलॉसफीज है, कौन सी फिलॉसफीज, आपके सिलेबस में जो फिलॉसफीज दी गई है उसमें आपकी इंडियन फिलॉसफीज नहीं है, ठीक है, जो भारतीय दर्शन है वो नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय दर्शन आपको पढ़ना है। वो कहाँ पढ़ोगे, वो अभी इसी वाले यूनिट पे आपका एक और टॉपिक आता है, उसमें आप थोड़ा बहुत देखोगे। बट यहाँ जो आपकी वेस्टर्न फिलॉसफीज दी गई है उसको आपको चेक करना है, कौन कौन सी दी गई है। नेचुरलिज्म, जिसे हिंदी में हम प्रकृतिवाद कहते हैं, प्रेगमेटिज्म जिसे हम प्रयोजनवाद कहते हैं, आइडियलिज्म जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं, और रियलिज्म जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं। फिर आपको एजुकेशनल थिंकर्स पढ़ने हैं, ठीक है, एजुकेशनल थिंकर्स शैक्षिक विचारक, और शिक्षा के आपके संबंध में उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए हैं, क्या क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको आप यहाँ पर पढ़ने वाले। तो यहाँ हम रूसो को समझेंगे, प्लेटो को, अरिस्टोटल, डीवी, औरबिंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गीजूभाई और सावित्रीबाई फुले। देखिए, जब इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको क्या देखना है, आपको मेनली देखना है कि शिक्षा को लेकर इनके विचार क्या थे, ठीक है, मेन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने शिक्षा के क्या बताए हैं, या मेन इनके जो थॉट्स हैं, एजुकेशनल थॉट्स, वो क्या हैं, कौन सी फिलॉसफी को ये फॉलो करते हैं, नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं, रियलिज्म को फॉलो करते हैं, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी है, बुक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पिछली बार भी आया हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर इनके बारे में अलग अलग जानेंगे। थोड़ी बहुत जीवनी इनकी पता होनी चाहिए, कोई विशेष प्रकार का स्कूल अगर इन्होंने खोला है, किसने कौन सी प्रकार की शिक्षा कही है, जैसे रूसो जो है वो नेचुरल एजुकेशन की बात करते हैं, नेगेटिव एजुकेशन इन्होंने स्पेसिफिकली दिया हुआ है, निषेधात्मक शिक्षा जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर जॉन डीवी की बात करें तो डीवी ने आपकी कौन सी दी है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यहाँ पे दी है। यहाँ अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने बेसिक एजुकेशन दी है, ठीक है, गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन दी है। फिर विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन दी है, और यहाँ पर अगर हम औरबिंदो की बात करें तो इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर हम आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को हम थोड़ा बहुत वहीं पे देख चुके होंगे, और ये जो टॉपिक्स है आपके कि ट्रेनिंग, टीचिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें आप टीचिंग वाले टॉपिक में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ सकते हो, पर यूनिट 3 में आपका टीचिंग वाला टॉपिक है, वहां भी आप टीचिंग में जब डिटेल में पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए
ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब में क्या अंतर होता है। फिर फंक्शनल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में आप पढ़ोगे कितने प्रकार की एजेंसीज होती हैं, फॉर्मल एजेंसी होती है, इनफॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर चैलेंजेस क्या हैं 21st सेंचुरी में, इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, क्या चुनौतियां हैं आज 21वीं सदी में शिक्षा को लेकर हमारे सामने। इसमें एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट जो है वो दी गई है, किसकी, डेलर्स रिपोर्ट। डेलर्स रिपोर्ट को आप इसमें यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है, जो इसे डील करती है। और बाकी इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आज 21वीं सदी में हमारे सामने क्या क्या समस्या है, उनका जवाब आप एक शिक्षक होने के नाते बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल बिल्कुल जो वैसा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला है, जो आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए, तो उसमें आपको डेलर रिपोर्ट पढ़नी है। फिर देखेंगे अपॉर्चुनिटीज इन एक्सीलेंस एजुकेशन, ये भी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कल्चराइजेशन, संस्कृति ग्रहण क्या होता है, संस्कृतिकरण क्या होता है, जब मैं अपने कल्चर की वैल्यूज वगैरह को समझती हूँ तो वो क्या है, वो मेरा कल्चराइजेशन हो रहा है। फिर मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषिकता क्या है भाई, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, सबको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है। कैसे एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को हम मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक शिक्षक का क्या यहाँ पर भूमिका है या रोल है इमोशनल, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन में। देखो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेसिक से पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अगर आप एक बच्चे के अंदर राष्ट्रीय एकीकरण लाना चाहते हैं, सामाजिक एकीकरण लाना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर जो स्पेसिफिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, भाई नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनी थी, ठीक है, इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनी थी, कौन इसके हेड थे, कब यहाँ पर इसकी बैठक हुई थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। बहुत सारे प्रोविजन जो आपके फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को लेकर हैं, ये आपको पता होने चाहिए। प्रीएम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, उसका जो मेन क्रक्स है वो क्या है, कैसे एजुकेशन में जरूरी है कि हम बच्चों को ये सारी चीजें, ये मूल्य हम सिखाएं, ठीक है। हम कह रहे हैं ना शिक्षा कैसी होती है, फिलॉसफी ऑफ, ये आप देखोगे ना, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है आपका यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है बेसिकली ये बताता है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, तो आपके देश में किस प्रकार की वैल्यूज जो है वो फॉलो की जाती है, वो कहाँ से पता चलता है, प्रीएम्बल में जो आपकी वैल्यूज दी गई है उनसे पता चलता है। तो यही चीजें आप अपने बच्चों में भी इनकलकेट करेंगे, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अलग अलग टॉपिक्स है। शिक्षा का वैश्वीकरण, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का आपका सार्वभौमिकरण, शिक्षा का आधुनिकीकरण, इन सब के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आपकी आती है, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने। फिर आ जाते हैं हम एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। जैसे हमने एजुकेशन एंड फिलोसफी को समझा था, पहले शिक्षा को समझो, फिलोसफी को समझो, दोनों के बीच के रिलेशन को समझो। सेम चीज हमें एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में करनी है। शिक्षा को हम पहले ही समझ चुके हैं, यहाँ पर हम सोशियोलॉजी को समझेंगे और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन पिछली बार इस पे से आ चुका है। अब शिक्षा जो है कैसे एक इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा की कॉस्ट क्या है, शिक्षा के रिटर्न क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे बेसिक से टर्म्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए। स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, भाई जो आपका विद्यालय है वो सामाजिक परिवर्तन के एक अभिकरण के रूप में कार्य करता है, कैसे करता है वो आपको यहाँ पे समझना है। टीचर एज सोशल रिफॉर्मर, शिक्षक क्या है, शिक्षक एक सामाजिक सुधारक है, क्योंकि वो क्या करता है, आपको समाज में जो भी आपकी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनसे जागरूक करवाता है, आपको क्या उसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है उससे अवेयर करवाता है। तो समाज में चेंज लाने के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत ही प्रोमिनेंट है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा, हमने फिलॉसफी वाला टॉपिक जो पढ़ा उसमें हमने इंडियन फिलॉसफीज नहीं देखी, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप देखोगे, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपके जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, उसको आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी बड़ा टॉपिक है ये, इसमें हम हमारे वेदास, हमारे उपनिषद, इन सब चीजों के बारे में, बेसिकली हमारे भारत का जो भी ज्ञान प्रणाली है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है आपका करिकुलम, टीचर, स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी का क्या रोल है इन वैल्यू इनकलकेशन, यानी कि मूल्य। अब इसमें आप पढ़ेंगे मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम बच्चों में मूल्य जो है डालते हैं। और फिर आती है आपकी एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 पे अगर आ जाओ तो ये मेनली डील करेगी साइकोलॉजी से, जिसमें आपका आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आप ग्रोथ भी पढ़ोगे, वृद्धि क्या होती है,
और विकास क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसकी थ्योरीज भी यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। लीव आउट नहीं करना है, सभी कुछ पढ़ना है, चाहे यहाँ पर थ्योरीज लिखी हो या ना लिखी हो। तो बाल विकास के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर टॉपिक सेकंड आता है आपका पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, कितनी इसमें थ्योरीज है, सिद्धांत है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, टीचर्स कैसे जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं, एक बच्चे के व्यक्तित्व विकास में कैसे जो है शिक्षक भूमिका निभाएगा। फिर आता है आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बहुत सारी थ्योरीज है आपकी बुद्धि की, बुद्धि का टेस्ट, बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, जितने भी आपके इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको कैसे मेजर किया जाता है इंटेलिजेंस को, ये सब यहाँ पे पढ़ोगे। फिर मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड एंड डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, अभिक्षमता और अभिवृत्ति, इनमें अंतर क्या है, कैसे हम अभिक्षमता को माप सकते हैं, इसमें आपके पहले के जो एलटी एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं पेडागोजी, तो ये आपको पढ़ना। फिर आते हैं हम लर्निंग पार्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अधिगम। अधिगम की अवधारणा क्या है, कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पे दिए हैं भाई, कुछ सिद्धांत तो ऐसे दिए हैं, पैवलोव दिया है, पियाजे दिया है, स्किनर दिया है, थॉर्नडाइक दिया है, ये तो आपको पढ़ने ही। इसके अलावा भी मैं कहूंगी यहाँ पर जो है आप अगर पैवलॉव पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वॉटसन को भी जानेंगे, फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरीज थे वो, ठीक है, वॉटसन को जानेंगे, कोहलर को जानेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इनके क्या है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शिक्षा। फिर मोटिवेशन की बात करेंगे, कितने प्रकार की होती है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। इसके बाद मेंटल हेल्थ और हाइजीन, ठीक है, जिस पर अब बहुत ज्यादा फोकस होने लगा है, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, और मानसिक स्वच्छता, क्या क्राइटेरिया है एक अच्छी मेंटल हेल्थ का, ठीक है, कब हम कहेंगे कि एक व्यक्ति की जो मानसिक स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा है, क्या रोल होता है टीचर का एक बच्चे के अच्छी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे आपको वातावरण बहुत अच्छा बना के रखना है, कैसे बच्चे को अपने बारे में अच्छा महसूस करवाना है। देन ओके, ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट आएंगे योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट क्या है आपका, जहां पर योगा की इंपॉर्टेंस अब बढ़ती जा रही है तो उसके बारे में आप कहेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट एक आपका शुरू किया गया था, एक फिट इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोगों को जो ये उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उससे आगे निकलकर उनके अंदर मोबिलिटी लाने के लिए, कि हम अगर अच्छा जो जीवन है वो बिताना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, ये जो हम बैठे बैठे हर समय काम करते रहते हैं ना, इससे हमें बाहर निकलना होगा, ठीक है। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग आता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिसे हम निर्देशन एवं परामर्श कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कैसे क्या क्वालिटीज होती हैं अच्छे काउंसलर की, एक अच्छे परामर्शदाता की, और एक शिक्षक कैसे एक काउंसलर और स्ट्रेस मैनेजर की भूमिका में अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद क्रिएटिविटी पे आएंगे, सृजनात्मकता कितने टाइप्स की होती है, क्रिएटिविटी टेस्ट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कैसे नर्चर करी जा सकती है, कैसे उसका विकास किया जा सकता है। एजुकेशनल मेजरमेंट पे आएंगे, इसके एरियाज क्या क्या रहेंगे, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, कैसे आप एक अच्छा परीक्षण जो है तैयार करेंगे, टीचर मेड टेस्ट क्या होते हैं, मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं, टेस्ट के यूजेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं, CCE आएगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर आएगा आपका एडजस्टमेंट, ठीक है, समायोजन और इसके क्षेत्र आएंगे। फिर आप केस स्टडी पढ़ोगे, केस स्टडी क्या होता है, जब किसी एक बच्चे के ऊपर या किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत लंबे समय तक स्टडी की जाती है तो वो केस स्टडी कहलाता है। फिर ड्रामा और आर्ट का एजुकेशन में क्या रोल है इसको आप देखेंगे। अब आते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 किससे डील करता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, ठीक है, एजुकेशन के अंतर्गत अब जितनी भी नई नई तकनीकें आ गई हैं, ठीक है, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से डील करेगा ये वाला पूरा यूनिट। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स की होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग को पढ़ोगे, टीचिंग में भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फेजेस यानी शिक्षण के चरण क्या होते हैं, शिक्षण के स्तर क्या होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षण के मॉडल क्या होते हैं, ठीक है, शिक्षण और अधिगम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ता है। फिर आपके ना बहुत सारी यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं, चाहे हम हार्डवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस दी गई हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। अब उनको मैंने क्लब अप करके लिख दिया है, बहुत सबको अलग अलग टॉपिक नहीं बनाया। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, OHP हार्डवेयर है, ठीक है, OHP कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है,
ये आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी कंप्यूटर में इंस्टॉल, जहां आप कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर के हेल्प से बच्चों को जो है आप पढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंतर्गत, सिर्फ ऐसा नहीं है कंप्यूटर की हेल्प से आप पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारा कैसे आपको इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, कैसे पूरा प्लान करना है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग, ब्लॉग्स, इनके माध्यम से आप कैसे बच्चों को यहाँ पर शिक्षित करेंगे, कैसे आप बच्चों तक शिक्षा पहुंचाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी फॉर इनोवेशन इन टीचिंग, ठीक है। अब आईसीटी का प्रयोग करके कैसे आप नवाचार ला सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अब यहाँ पर जब नवाचार की बात हो रही है तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। देखो, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इसी के अंतर्गत आ जाएगा, कैसे आप एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि हम जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपकी क्लास सिर्फ अभी भी लेक्चर मेथड पे चल रही है, बहुत नीरस सी क्लास हो जाती है, अलग अलग लर्निंग रिक्वायरमेंट्स वाले आपके पास बच्चे बैठे हुए, इसीलिए आप इतने सारे टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो कैसे आप इन सबकी हेल्प से कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वो आप यहाँ पर देखते हैं। फिर है बहुत सारी चीजें, देखो हर चीज ना, मैं ये कहूंगी हर टॉपिक को ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में हर एक में कुछ है पढ़ने के, बहुत सारी चीजें आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे होते हैं ना, वो वहीं पे क्लियर हो जाती है। यहाँ पे से एज सच कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बनेगा तो उसे आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि आपने और चीजों में इसको बहुत ज्यादा पढ़ लिया। फिर देखो, मॉडिफिकेशन जब हम कर रहे हैं टीचर बिहेवियर का, तो उसके लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, जो आप बीएड ट्रेनिंग के दौरान करते हो ना, सूक्ष्म शिक्षा, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग जिसे हम एसएसएसटी कहते हैं, ठीक है, एसएसएसटी। फिर आता है आपका ब्लेंडेड टीचिंग क्या होती है, टीम टीचिंग क्या होती है, फ्लेंडर्स का क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी, ये मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर में आएगी। फिर आईसीटी को आप लेसन प्रिपरेशन में कैसे यूज करोगे, वो आप देखोगे, कैसे आप इसे असेसमेंट में या एग्जामिनेशन में यूज करोगे, टेस्ट बनाने के लिए कैसे बच्चों को असेस करोगे, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। आईसीटी क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैसे इसको आप इस्तेमाल करोगे, लेसन प्लानिंग में कैसे करोगे, असेसमेंट में कैसे करोगे। फिर आप पीपीटीज कैसे बनाते हो, मूक क्या है, ई कंटेंट, ई असाइनमेंट, सोशल नेटवर्क फॉर क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए ना आप सब लोगों के, वो सब क्या है, वो वही तो है आपका सोशल नेटवर्किंग। ई रिकॉर्ड, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जिसे हम ओईआर कहते हैं। वेब 2.0 टूल्स क्या होते हैं, ठीक है, लर्नर्स के लिए। आईसीटी टूल्स क्या है टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट के लिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीचिंग एड्स, ठीक है, शिक्षा सहायक सामग्री, ऑडियो होती है, विजुअल होती है, ऑडियो विजुअल होती है, टाइप्स पता होने चाहिए, हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है, पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ आपके एजुसेट, ज्ञान दर्शन, प्रज्ञाता, कुछ आपके यहाँ पर प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। दीक्षा आपकी एक ऐप है, ठीक है, लर्निंग एट द पेस ऑफ द लर्नर, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है स्कूली शिक्षा में जो आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ देखेंगे। फिर एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, पहले से भी आप अपने सिलेबस में पढ़ते आए हैं। और फिर आ जाती है आपकी टीचिंग वाले टॉपिक को ही कंटिन्यूटी में लेते हुए टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, टेक्टिक्स होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या होती है वो आप देखो। फिर हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो है आपका डील करता है एक्सेप्शनल चाइल्ड से, या फिर ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, या कैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्कूलों में फॉलो करते हैं, कैसे हम सभी बच्चों को यहाँ पर ट्रीट करेंगे ताकि सभी जो है कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग बेनिफिट हो पाए हमारे स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है उससे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो टॉपिक क्या है, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड डेलिंक्वेंट, मैंने सबको एक साथ ले लिया। दरअसल ये सब क्या है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है। यहाँ पर जो आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंतर्गत कौन आता है, एक्सेप्शनल कौन होता है, जो नॉर्मल से या एवरेज से आपका या तो बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, दोनों आते हैं। कई लोगों को लगता है एक्सेप्शनल में आपका क्या आएगा, या तो सिर्फ गिफ्टेड वाले आएंगे या तो सिर्फ खराब वाले आएंगे, ऐसा नहीं है, सभी का ये सारी रेंज जो एवरेज से डेविएट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर गिफ्टेड भी आएगा, डेलिंक्वेंट भी आएगा जो बाल अपराधी होते हैं, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग भी आएंगे, ठीक है, हिंदी में भी देखते हैं, प्रतिभाशाली, अपराधी प्रवृत्ति वाले, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, सांस्कृतिक या भाषाई रूप से जो है जो विविध है, ट्रांसजेंडर, बालिकाएं, तो ये सभी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। फिर जेंडर इश्यूज को देखेंगे, तो जेंडर इश्यूज यानी लैंगिक मुद्दे जो है इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी का, जेंडर बायसनेस का, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो। हैरेसमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं आजकल स्कूलों में, ठीक है, बच्चों को किसी भी प्रकार की ताड़ना से बचाने के लिए।
फिर ओवरव्यू ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन उत्तराखंड, स्पेसिफिकली उत्तराखंड में बालिका शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया है उसका यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू लेना है। फिर एजुकेशनल प्रोविजंस और पेडागोजिकल इंटरवेंशंस फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या हमारे प्रावधान किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ पर क्या पेडागोजिकल इंटरवेंशन, जैसे कि आपने देखा होगा ना अब क्या हो गया, स्पेशल एजुकेटर की जो है पोस्ट निकलने लग गई है जो गवर्नमेंट स्कूलों में। क्यों? वो इसीलिए कि यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए कि आपके जो क्लासरूम्स हैं उसमें कोई डिसेबल बच्चे भी हैं, और अगर हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए वो स्पेशल एजुकेटर्स जो है अपॉइंट किए जाए ताकि उनकी भी शिक्षा पूरी हो सके। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है सभी बच्चों को आपको साथ लेके चलना, और ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर पढ़ा रहा है और मतलब ही नहीं है कि अगला जो है वो डिसेबल है, वो आपकी बात को ना समझ पा रहा है ना सुन पा रहा है, नहीं, आपको उसके लिए वैसे ही प्रोविजंस करने हैं, आपको वैसे ही वहां पर शिक्षा व्यवस्था में उतने चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि उसको फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन प्रोविजंस क्या किए गए ऐसे बच्चों के लिए, कॉन्सेप्ट इशू एंड प्रैक्टिसेस इन स्पेशल एजुकेशन, तो उसे हम स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा कहते हैं। तो विशेष शिक्षा की अवधारणा, मुद्दे, व्यवहार, प्रथाएं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या अंतर है, ठीक है, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। डिसेबिलिटीज कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उनके लिए जो करिकुलम है, क्लासरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडेप्टेशन है वो कैसे किया गया है। इश्यूज क्या है, इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स कौन है। ठीक है, अब भाई आप इक्विटी क्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है, इसमें बैरियर क्या बन रहा है, अवरोध क्या है आपको, अगर आपको ऐसे डिसएडवांटेज लोगों को भी यहाँ पर शिक्षा देनी है तो क्या आपके सामने बाधाएं आ रही, और कौन इसमें सहायक कारक है, मतलब आपकी सहायता करने वाले कौन है। फिर प्रोविजन देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या किए गए हैं इन विविध समूहों के लिए। ठीक है, यूनिट 5 लास्ट यूनिट है हमारा, इसमें मेनली आपकी क्या आई हुई है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विद्यालय का प्रशासन किस तरीके से होता है। ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्कीम्स है, उत्तराखंड में किस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वहां पे स्कूलों का, ये क्या हायरार्की है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल का और टीचर का क्या रोल होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसिप्लिन क्या है आपका। ठीक है, अगर हम एक लीडरशिप और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या यहाँ पर आपका पूरा स्टेप वाइज एक फ्रेमवर्क बनता है। सुपरविजन क्या है, सुपरविजन में क्या आपके सामने बाधाएं आती हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुधार लाने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करोगे शिक्षा में, ठीक है, शिक्षा भी कौन दे रहा है, भी टीचर्स है, उसके अलावा भी जो आपका स्कूल का बहुत सारा स्टाफ होता है वहां का ह्यूमन रिसोर्स भी तो आपको मैनेजमेंट करना है उसका, तो वो आप कैसे करेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे आपके आयोग दे रखे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे यूजीसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में, आरसीआई जो आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया उसके बारे में, कैब के बारे में आप पढ़ोगे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फिर आप देखेंगे एनसीईआरटी के बारे में आप पढ़ोगे, एससीईआरटी के बारे में, केवीएस, एनवीएस, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केजीबीवी, डाइट्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, डाइट्स के बारे में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आपको 1968 की देखनी है, 1986 की देखनी है, इसमें रिवीजन हुआ था 1992 में, और इसके बाद आपको 2020 की भी देखनी। फिर आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, अभी तक आप 2005 का पढ़ते थे, अब आपको जो नया आया है 2023 का वो भी देखना है। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए भी है, जो 2009 में आया था उसको आप देखेंगे। एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया है आपका, उसको भी आपको चेक करना है क्योंकि अब स्किल एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देन राइट टू एजुकेशन 2009, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये सब टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। जस्टिस वर्मा कमीशन, न्यायमूर्ति, ठीक है, वर्मा आयोग, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा जिसे हम कहते हैं, समग्र शिक्षा क्या है, निष्ठा क्या है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 5। तो ये आपका टोटल टॉपिक वाइज मैंने आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अगर आपको समझ में आया है कि आपको अब कहाँ से क्या पढ़ना है तो इसका मतलब मेरी इस वीडियो का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, मैं आपको बस यही बताना चाहती थी, ब्रेक डाउन करके जो आपका सिलेबस इतना इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है, एक्चुअली ब्रेक डाउन करके आप उसे टॉपिक वाइज देखें तो इस तरीके से वो कुछ आपके सामने आएगा। फिर अगर हम पार्ट 1B की बात करें तो उसमें आपकी रीजनिंग है
और साथ ही साथ आपका क्या है यहाँ पर जनरल नॉलेज। ठीक है, अब ये जनरल नॉलेज भी इस तरीके की है जहां पर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, बेसिक जीके पढ़नी है। ठीक है, जीएस नहीं पढ़नी है वो बहुत ज्यादा जो आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिखा जरूर है कि उत्तराखंड का स्टेट प्रोफाइल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टेट प्रोफाइल मतलब वो सब पढ़ो, उसके भी जो भी उसके एक्सटेंशन है, कौन सी मेजर रिवर्स है, कौन सी रेंजेस यहाँ पर हैं, बहुत सारे जो और भी चीजें हैं वो स्टेट प्रोफाइल पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, इसकी ज्योग्राफी, इसका पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो सारी चीजें देखो यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पॉपुलेशन, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न उत्तराखंड किस तरीके की है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इंडिया और इंडियन स्टेट्स, यहाँ पर आप पिछली बार का पेपर में आपको यहाँ पर आप वो भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें चेक करिएगा, बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इन्होंने यहाँ पर दिया है ना, जैसे प्रोमिनेंट बुक्स और उनके ऑथर्स, तो उन्होंने बुक पूछी हुई है। ठीक है, यहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, रिनाउंड साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, प्रोमिनेंट अवार्ड कौन कौन से दिए जाते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रमुख पुरस्कार। फिर शिक्षा के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, शिक्षा से जुड़े हुए जैसे काफी आयोग वगैरह होते हैं उनके क्या सन है वगैरह, वो सब आपको पता होने चाहिए। नेशनल सिंबल्स क्या है हमारे, फेमस रिलीजियस प्लेसेस जो है धार्मिक स्थल, फिर प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो रीजनिंग का सिलेबस है मैं एक बार मैम से कहूंगी वो आपको ये साथ डिस्कस कर लेंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी वो यहाँ पर लेके चलेंगे, तो इससे आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बस एक बेसिक्स आइडिया दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। और मैं फिर से कहना चाहूंगी ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है आपका मेघा जायसवाल अचीवर्स, और वहां पर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ कई सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी मैं डालती रहती हूँ। अगर आप हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, आप उसके थ्रू भी हमारे कोर्सेज में यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में इससे आपको सहायता मिलेगी, तो आप जरूर हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। पिछली बार भी हमारे काफी सारे सिलेक्शन थे, 25+ सिलेक्शन जो थे यहाँ पर हमारे थे। हम जरूर चाहेंगे कि अगली बार हम आपके साथ मिलकर भी इसी तरीके से अपने सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।